हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर की होने वाली है। एंड देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 6 दोनों ही सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है। तो अगर आप सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए है, एंड अगर आप सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिट वाली होने वाली है। एंड देखिए, ये जो आज की हमारी वीडियो है ये हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर होने वाली है। एंड ये जो हिंदी है इसका नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। एंड ये जो आपकी बुक है इसके हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कर रहे हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग भी, और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपकी बुक में ये सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन वीडियोज़ को स्किप करने की गलती मत करना, सारी वीडियोज़ देखना। एंड आपको जो इस बुक का सिलेबस है वो भी मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से हर चीज़ चेकआउट कर सकते हैं। एंड आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्यों इससे क्या बेनिफिट है, इससे ये बेनिफिट है कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी करवाऊँगी। एंड इसके क्विक रिवीजन के लिए एक और वीडियो होगी जो कि आपकी क्विक रिवीजन करवाएगी, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड देखिए, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इस वाली ये जो बुक है इसके मैंने ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करवा दिए हैं, जिसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑलरेडी प्रोवाइड आपको करवा दिया है। आज का हमारा पार्ट 5 होने वाला है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इन्हें जल्दी से चेकआउट कर लीजिए, लिंक आपको पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहें, यानी अगर आप इन नोट्स को सेल्फ रीड आउट करना चाहते हैं तो कहाँ मिलेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। जहाँ हमने लास्ट वीडियो नंबर 4 छोड़ी थी, उसी से आगे अब हम वीडियो नंबर 5 की स्टार्टिंग करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटकथा लेखन का अर्थ बताते हुए इसके इतिहास पर प्रकाश डालिए। यानी हमें बताना है कि पटकथा लेखन जो है आखिर वो होता क्या है, इसका हमें अर्थ बताना है और इसका इतिहास बताना है कि किस तरह से पटकथा लेखन की जो है वो शुरुआत हुई है। चलिए फिर भूमिका से देखेंगे। पहले हम देखेंगे सबसे पहले भूमिका में आप लिखेंगे, सिनेमा केवल दृश्यों और संवादों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक सुविचारित योजनाओं के तहत निर्मित कला है। यानी देखिए, जो हमारी सिनेमा है वो सिर्फ दृश्य और जो हमारा संवाद है यानी बातचीत है वो ही नहीं है, बल्कि एक सुविचारित जो योजना होती है जिसे हम सोच समझ के एक क्रम वाइज बनाते हैं, वो कला है। ठीक है। इस योजना का मूल आधार पटकथा सिनेमा की नींव है। यानी इसका जो आधार होता है वो पटकथा होती है, और पटकथा की ही नींव हमारी सिनेमा की नींव है, जिसमें कहानी की रूपरेखा, पात्रों के संवाद, दृश्य संरचना और कैमरा निर्देश शामिल होता है। यानी इसके अंदर जो हमारी कहानी की रूपरेखा है, पात्रों की संवाद है, यानी जो लोगों के बीच में संवाद होता है, बातचीत होती है, दृश्य संरचना होती है, जो हमारे कैमरे में दृश्य दिखाए जाते हैं, जो सीन दिखाए जाते हैं, वो सभी शामिल होते हैं। एक सफल फिल्म के पीछे एक मजबूत पटकथा का होना अनिवार्य है। यानी अगर कोई फिल्म बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध या फिर अच्छी बनना चाहती है तो उसके पीछे एक मजबूत जो पटकथा है, यानी जो स्टोरी है वो अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए, कोई भी फिल्म अच्छी कैसे लगती है, जब उसकी कहानी में कोई दम हो, कहानी अच्छी हो तभी तो। अगर कहानी ही कुछ नहीं है, कहानी में ही कोई दम नहीं है, क्या वो फिल्म अच्छी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जो हमारी पटकथा है वो अच्छी होनी चाहिए किसी भी फिल्म को बनने के लिए। ठीक है। आगे अब हम देखेंगे पटकथा लेखन का अर्थ। क्या आखिर पटकथा लेखन का क्या अर्थ होता है, क्या होती है, वो हो गया हमारा इंट्रो। अब इंट्रो के बाद में हम पहले एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे, यानी एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। तो पहले हमसे पूछा गया था अर्थ में हम देखेंगे पटकथा लेखन वह प्रक्रिया है जिसमें कहानी को दृश्यात्मक रूप में ढालने के लिए विस्तृत लेखन किया जाता है, इसमें शामिल है। यानी पटकथा एक वो प्रक्रिया है जिसमें कहानी को दृश्यात्मक रूप में ढालने के लिए विस्तृत लेखन, यानी उसे डिटेल में बताया जाता है कि ये दृश्य होने चाहिए, वही हमारी पटकथा होती है। अब पटकथा में कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि कथानक क्या होता है, कहानी की घटना का क्रम, कि कौन सी घटना किस टाइम पे होगी, वो हमारा कथानक के अंदर आता है। फिर होता है हमारा संवाद, यानी पात्रों द्वारा बोले जाने वाले शब्द, जो भी हमारे डायलॉग्स होते हैं वो हमारा संवाद में आ जाते हैं, क्योंकि जो हमारे हीरो या हीरोइंस होते हैं वही तो डायलॉग्स बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा दृश्य निर्देश। क्या होता है दृश्य निर्देश?
लोकेशन, समय, प्रकाश और वातावरण का विवरण। यानी जो हमारी लोकेशन होगी, समय क्या होगा, मॉर्निंग का सीन है तो मॉर्निंग में ही दिखाया जाएगा। अब देखिए कोई भी सो के उठ रहा है, ऐसा तो नहीं वो रात में उठेगा मूवीज़ में, वो दिन में ही उठता है ना, हमारी जीवन शैली से जोड़ते हैं। तो समय का, प्रकाश का, वातावरण का, इन सभी का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा कैमरा निर्देशन, किस तरह से किस दृश्य को किस कोण से और कैसे फिल्माया जाए, यानी हर कोण का ध्यान रखा जाता है कि किस सीन को किस दृश्य या फिर किस एंगल से लेना चाहिए। आपको जितने भी एंगल्स होते हैं वो लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, जो कि शॉर्ट कहलाते हैं। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे पटकथा का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्देशक, अभिनेता, छायाकार, संवादक और अन्य तकनीकी टीम के पास एक स्पष्ट और रूपरेखी योजना हो। यानी देखिए जो पटकथा है वो हमें ये बताती है, जो भी निर्देशक है, अभिनेता है, छायाकार है, संपादक है और जितने भी और टीम है, उनके पास एक रूपरेखा है या नहीं, उनके पास उन्हें पता भी है कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है या फिर बस अंधाधुंध चले जा रहे हैं। तो पटकथा हमें यही बताने का काम करती है कि उनकी डायरेक्शन, उनकी जो एक रूपरेखा है वो क्या होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे पटकथा का महत्व। आखिर ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है इतनी पटकथा। देखिए ये तो आप भी बता सकते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर कमेंट बॉक्स में बताते हैं, बताइए क्यों इम्पोर्टेंट है, फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे बढ़ना। आई होप आपने एक दो पॉइंट तो लिख ही दिए होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे कि पटकथा जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला आप लिखेंगे फिल्म की संरचना और प्रवाह तय करने के लिए। अगर पटकथा ही नहीं होगी तो उसकी संरचना कैसे बनेगी, अगर स्टोरी ना हो तो मूवी बन जाएगी क्या, तो यही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे शूटिंग के समय समय और संसाधनों की बचत होती है। यानी शूटिंग, अगर हमें कहानी नहीं पता, बस हमने शूटिंग करनी शुरू कर दी, अब ये सीन ले रहे हैं, दूसरा सीन लेने चले गए, फिर ये समझ नहीं आया, तीसरा ले लिया। अगर हमारे पास स्टोरी होगी तो हमें पता होगा कि पहले हमें ये सीन लेना है या ये शॉट लेना है, फिर उसके बाद में ये शॉट लेना है, तो ये चीज़ होनी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कलाकारों और तकनीकी टीम को यह साझा दृष्टिकोण प्रदान करता है, ताकि कलाकार और जो तकनीकी टीम है उसे पता हो कि हमें नेक्स्ट क्या करना है या किस दृश्य को कैसे दिखाना है। ठीक है, दर्शकों पर कहानी का प्रभाव गहराई से डालने में मदद करती है। अगर स्टोरी अच्छी होगी, दमदार होगी, तभी तो जो दर्शक हैं, जो ऑडियंस है वो देखना पसंद करेगी, अदरवाइज़ वो देखना ही पसंद नहीं करेगी। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पटकथा लेखन का इतिहास, के जो हमारी पटकथा लेखन है इसका क्या इतिहास है। तो इसमें आप लिखेंगे मूक फिल्म युग, जो कि हमारा 1890 से 1930 तक चला था। ठीक है, आपको सन भी पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप सन वगैरह नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं, तो टीचर्स को लगता है कि हाँ बच्चा पढ़कर आया है, तो आपको सन याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसी में शुरुआती दौर में फिल्मों की कोई औपचारिक पटकथा नहीं होती थी। यानी कोई भी ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कोई पटकथा हो, नहीं, क्योंकि शुरुआती दौर में जो मूवीज़ बनती थी वो रामायण, महाभारत या फिर ऐसे मुद्दों पर बनती थी, ऐसी स्टोरी ली जाती थी। तो पटकथा नाम की कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे केवल कहानी का खाका और दृश्य सूची होती थी। यानी जो कहानी है उसका खाका होता था, यानी रफली चीज़ें होती थी, और दृश्य सूची होती थी। ठीक है, निर्देशक और अभिनेता शूटिंग के समय ही दृश्य का निर्माण करते थे। यानी जो निर्देशक है और जो अभिनेता है, यानी जो एक्टर्स हैं, वही एट द टाइम ही जो हमारा दृश्य होगा उसको बनाते थे कि ऐसी सिचुएशन है तो ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, मूक फिल्मों में संवाद की जगह इंटरटाइलिस का प्रयोग होता था। यानी मूक फिल्मों में जो संवाद होता था उसकी जगह जो इंटरटाइलिस होता था, यानी जो लिखित चीज़ें होती थी, उनका प्रयोग होता था, क्योंकि मूक फिल्मों में आवाज़ें नहीं आती थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे टाकी फिल्मों का दौर, जो कि हमारा 1931 से 1950 तक रहा। इसमें आप लिखेंगे भारत में आलम आरा 1931 के साथ बोलती फिल्मों की शुरुआत हुई। आपको याद होना चाहिए कि आलम आरा जो है वो कब आई थी, क्योंकि ये भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। इससे पहले सारी मूक होती थी। संवाद लेखन का महत्व बढ़ा और पटकथा एक व्यवस्थित दस्तावेज बन गई। इसी के बाद जो पटकथा है उन्हें एक तरह से दस्तावेज के रूप में देखा जाने लगा। गीत, संवाद और नाटकीय संरचना पटकथा में जोड़ी जाने लगी, क्योंकि जो गीत है, संवाद है और नाटकीय चीज़ें हैं, सबको पटकथा में लिखा जाने लगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वर्णिम युग, जो कि हमारा 1950 से 1970 तक रहा। इसमें आप लिखेंगे पटकथा लेखन में साहित्यिक लेखकों का योगदान बढ़ा। यानी इस टाइम पे आते आते जो साहित्यिक लेखक हैं उनका योगदान बढ़ने लगा। संवाद, चरित्र विकास और भावनात्मक गहराई पर जोर दिया
जाने लगा, यानी जो हमारी भावनात्मक चीज़ें हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, उन पर जोर दिया गया। उदाहरण के लिए ख्वाजा अहमद अब्बास, अचला नगर, सत्यजीत रे जैसे पटकथा लेखक ही, इन सभी लेखकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सत्यजीत रे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर लेखक हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट होता है हमारा आधुनिक दौर, जो कि हमारा 1970 से 2000 तक चला आधुनिक दौर जो है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। आधुनिक दौर में आप लिखेंगे मसाला फिल्मों और व्यावसायिक सिनेमा के साथ पटकथाओं का प्रारूप बदला, यानी जो हमारी मसाला फिल्में हैं और जो व्यावसायिक फिल्में हैं उनके साथ जो पटकथा का स्वरूप था वो भी बदल गया, क्योंकि अब फिल्मों में मसाले की ज़रूरत पड़ने लगी। मसाले का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो सब्ज़ी में डालते हैं वो लेकर के मैम ये रहा मसाला, नहीं। मसाले का मतलब है एंटरटेनमेंट, जिसे लोग चाहते हैं, जिसे लोग फिल्म चाहते थे, ऐसी मिर्च मसाला बना लगाकर फिल्म दी जाने लगी। ठीक है, ये एक तरह से बोलने का तरीका होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। थ्रिलर, एक्शन, रोमांस और सामाजिक मुद्दों पर आधारित पटकथाएं लोकप्रिय हो गई, यानी जिसमें एक्शन हो, रोमांस हो, सामाजिक मुद्दे हैं, ऐसी जो चीज़ें थी वो अब लोकप्रिय होने लगी। पटकथाएं लेखन में कैमरा मूवमेंट और तकनीकी विवरण का महत्व बढ़ गया, यानी जो कैमरा मूवमेंट है और तकनीकी चीज़ें हैं उनका महत्व बढ़ने लगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 21वीं सदी का डिजिटल युग, जो कि हमारा 2000 से वर्तमान यानी अब तक का युग है। ठीक है, इसको देखेंगे। इसमें आप लिखेंगे मल्टी लैंग्वेज वेब सीरीज़ और OTT प्लेटफॉर्म के आने से पटकथा की शैली विविध हो गई, क्योंकि अब देखिए मल्टी लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज की आप मूवी देख सकते हैं, वेब सीरीज़ हैं, OTT प्लेटफॉर्म जो है इन्होंने पटकथा की जो एक तरह से शैली थी उसमें विविधता ला दी। 3X स्ट्रक्चर, नॉन लिनियर नैरेटिव और रियलिस्टिक डायलॉग का प्रयोग होने लगा, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब प्रयोग में आने लगी। पटकथा लेखन में रिसर्च, विजुअल ट्रीटमेंट और दर्शकों को मनोवैज्ञानिक पर ध्यान दिया जाने लगा, यानी जो विजुअल इफ़ेक्ट्स होते हैं उनका प्रयोग होने लगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे पटकथा लेखन फिल्म निर्माण की आत्मा है। अभी हमने देखा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका विकास मूक फिल्मों से डिजिटल सिनेमा तक हुआ, यानी शुरुआत में मूक फिल्मों से ही हुई थी। आज एक सफल पटकथा वही है जो न केवल मनोरंजन दे बल्कि दर्शकों के मन में स्थायी छाप भी छोड़े, यानी मनोरंजन के साथ साथ दर्शक उसे याद रख पाएँ, ऐसी छाप छोड़े, वही हमारी सही पटकथा कहलाएगी। बदलते समय के साथ पटकथा लेखन की तकनीकी और दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। किस तरह से परिवर्तन आया वह भी हमने देखा। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे जो पटकथा है उसमें भी चेंजेस आ गए, लेकिन इसकी मूल भूमिका कहानी को जीवित रूप देना आज भी वही है। इसकी जो मूल भूमिका थी कि कहानी को जीवित रूप देना, आज भी वही है। इसके थोड़े से स्वरूप में या ये कहूँ थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, बट इसकी जो मूल चीज़ है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिनेमैटोग्राफर से आप क्या समझते हैं, यानी सिनेमैटोग्राफर क्या होता है ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं भूमिका से। भूमिका में आप लिखेंगे क्या, सिनेमैटोग्राफर आखिर होता क्या है। चलिए भूमिका देखते हैं। भूमिका में आप लिखेंगे सिनेमा एक दृश्य कला है और इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कैमरे के माध्यम से कहानी को प्रस्तुत करना, यानी सिनेमा जो है वो एक दृश्य वाली कला है, क्योंकि हम सिनेमा को देखते हैं, मूवीज़ को देखते हैं, और इसका महत्वपूर्ण जो पहलू है वो यही है कि कैमरे के माध्यम से किसी भी कहानी को दिखाना या प्रस्तुत करना किसी के सामने। जिस व्यक्ति के जिम्मे यह कार्य होता है उसे सिनेमैटोग्राफर या निर्देशक छायांकन कहा जाता है, यानी देखिए जो भी कैमरे से शूटिंग करेगा या फिर इसकी जिम्मेदारी लेगा वही सिनेमैटोग्राफर या फिर निर्देशक छायांकन कहलाएगा। देखिए आपको ये दोनों ही नाम पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है। ये वह फिल्मों का वह कलाकार है जो कैमरा, प्रकाश, फ्रेमिंग, रंग और मूड के जरिए निर्देशक की दृष्टि को पर्दे पर उतारता है, यानी देखिए वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि कैमरे से, प्रकाश से, फ्रेमिंग से, रंग से और मूड से के सामने वाले का मूड कैसा है उससे उस दृश्य को एक तरह से फ्रेम में उतारने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे सिनेमैटोग्राफर का अर्थ, कि सिनेमैटोग्राफर का क्या अर्थ है। सिनेमैटोग्राफर वह विशेषज्ञ होता है जो फिल्मों के दृश्यों की दृश्यात्मक प्रस्तुति
का जिम्मा संभालता है, यानी किसी भी जो दृश्य है उसको वास्तविक दृश्य में उतारने की जो जिम्मेदारी लेगा वो सिनेमैटोग्राफर कहलाता है। ठीक है, उसका मुख्य कार्य, अब इसका क्या मुख्य कार्य होता है, तो पहला आप लिखेंगे कैमरे का चुनाव और उपयोग, के कैमरे का कौन सा कैमरा होना चाहिए, इसका चुनाव भी यही करता है और इसका उपयोग भी यही करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे लाइटिंग सेटअप, यानी कहाँ कितनी लाइट होनी चाहिए वो भी कैमरामैन ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कैमरा एंगल और मूवमेंट का निर्धारण, यानी कैमरा जो है वो किस एंगल पे होगा और कैमरे की क्या मूवमेंट होगी वो भी यही निर्धारण करता है। रंग और टोन का चयन, यानी किस रंग की क्या चीज़ होनी चाहिए, टोन क्या होना चाहिए, इस चीज़ का भी चयन जो है वो यही करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे लोकेशन के अनुसार दृश्य को डिज़ाइन करना, यानी जो भी लोकेशन है उसके अनुसार दृश्य को डिज़ाइन भी यही करता है। सिनेमैटोग्राफर के कार्य, यानी अगर हम सिनेमैटोग्राफर के कार्यों की बात करें तो पहला आप लिखेंगे फ्रेमिंग और कंपोजिशन, किस तरह से इसमें आप लिखेंगे हर दृश्य को किस कोण से दिखाया जाएगा, फ्रेम में कौन सी वस्तु या पात्र होंगे यह तय करना, यानी जो भी फ्रेमिंग है या फिर जो भी कंपोजिशन है वो यही करता है कि कौन फ्रेम में आएगा, कौन फ्रेम से बाहर होगा, कौन सी वस्तु दिखाई जाएगी और कौन सी नहीं, ये यही डिसाइड करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कैमरा मूवमेंट, किस तरह से ट्रेंडिंग शॉट, पैन, टिल्ट, जूम, क्रेन शॉट आदि का इस्तेमाल। अब देखिए ये सारे ही शॉट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं, तो आपको पता होने चाहिए कौन सा शॉट क्या होता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे प्रकाश व्यवस्था। प्रकाश व्यवस्था भी यही डिसाइड करता है, प्रकृति या कृत्रिम रोशनी का उपयोग कर दृश्य का मूड और भावनात्मक प्रभाव बनाना, यानी यही डिसाइड करता है कि जो प्राकृतिक रोशनी होती है वो आएगी या फिर जो कृत्रिम यानी मानव निर्मित रोशनी है उसका प्रयोग होगा मूड या फिर सिचुएशन को दिखाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे रंग और टैन, किस तरह से रंग और टैन, इसमें आप लिखेंगे फिल्म की थीम और कहानी के अनुसार रंग योजना तय करता है यही। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे तकनीकी समन्वय, किस तरह से निर्देशक, आर्ट डायरेक्टर और लाइट टीम के साथ मिलकर काम करता है, यानी ये जो निर्देशक होता है वो इन सभी के साथ में मिलकर कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देख सिनेमैटोग्राफी का इतिहास संक्षिप्त में, अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो संक्षिप्त में या फिर हम इसके इतिहास को कैसे समझ सकते हैं, चलिए इसको देखेंगे। पहला आप लिखेंगे प्रारंभिक दौर, अगर हम शुरुआत से बात करें यानी मूक फिल्मों के युग से, तो इसमें आप लिखेंगे कैमरा स्थिर रहता था, अधिकतर शूटिंग प्राकृतिक प्रकाश में होती थी, यानी जो कैमरा है वो स्थिर रहता था और सारी शूटिंग प्राकृतिक यानी दिन में ही की जाती थी। ऐसा नहीं है कि रात में अंधेरे में लेकर बैठ रहे हैं और हम लोग लाइट जला रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता था। सिनेमैटोग्राफर का कार्य मुख्यतः दृश्य को साफ और स्पष्ट कैप्चर करना होता था ताकि जो देखने वाला है वो समझ पाए और उसे धुंधलापन ना दिखाई दे। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे टाकी फिल्मों का दौर, जो कि हमारा 1931 के बाद आया था। इसमें आप लिखेंगे आवाज़ आने के बाद सिनेमैटोग्राफर लाइट और साउंड रिकॉर्डिंग दोनों को संतुलित करना पड़ा, यानी देखिए जब आवाज़ें आने लगी मूवीज़ में, जो सिनेमैटोग्राफर होता है यानी कैमरामैन होता है उसी ने फिर जो लाइटिंग होती है और जो साउंड होते हैं उनको दोनों को ही संभालना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे स्टूडियो लाइट का महत्व, यानी अब स्टूडियो की जो लाइट्स होती हैं उनका महत्व बढ़ गया है, क्योंकि लाइट्स के होने से रात में भी जो शूटिंग है वो की जा सकती है, रात में भी दिन को बनाया जा सकता है शूटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वर्णिम युग, जो कि हमारा 1950 से 1970 तक है। इसमें आप लिखेंगे कैमरा मूवमेंट और कलात्मक फ्रेमिंग पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा, यानी जो कैमरा मूवमेंट है और कलात्मक फ्रेमिंग है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाने लगी। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे जैसे निर्देशकों के साथ सिनेमैटोग्राफर ने प्रयोगात्मक कार्य किए, यानी ये जो हैं इनके साथ भी इन लोगों ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं या बहुत दिनों तक कार्य किए हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आधुनिक दौर, यानी जो हमारा 1980 से 2000 तक का दौर था आधुनिक दौर। इसमें आप रंगीन फिल्मों के प्रसार से सिनेमैटोग्राफर ने रंगों के प्रयोग में निपुणता हासिल की, यानी अब जो फिल्में थी वो रंगीन होने लगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं सिनेमैटोग्राफर ने जो रंगीन फिल्में होती हैं उनमें भी निपुणता हासिल कर ली, यानी अपनी एक योग्यता हासिल कर ली। सिटी कैम, डाली और क्रेन जैसे उपकरणों का
व्यापक प्रयोग हुआ, यानी अब जो नए नए उपकरण हैं उनका प्रयोग होने लगा शूटिंग के लिए। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे डिजिटल युग। जो हमारा डिजिटल युग है वो हमारा 2000 से वर्तमान तक का युग है। आइए इसमें आप लिखेंगे हाई डेफिनेशन और 4K 8K कैमरे का प्रयोग, यानी अब जो कैमरा है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर, यानी 4K 8K वाले लेवल पर जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे ड्रोन कैमरा, गिम्बल, VFX और CGI तकनीक का एकीकरण, यानी अब देखिए जो हमारे ड्रोन कैमरा होते हैं और जो VFX हैं, CGI हैं, इन सभी का प्रयोग होने लगा। देखिए आपने ड्रोन तो अब हाल में, अब आज के दौर में हम कह सकते हैं कि ये जो टाइम है ड्रोन कैमरा होना बहुत ज़्यादा एक कॉमन बात हो चुकी है। लोग आजकल मूवीज़ तो बहुत दूर की, जो वेडिंग होती हैं, शादियाँ होती हैं, वहाँ पर भी जो शूटिंग होती है, या ये कहूँ जो शूट करवाते हैं वो ड्रोन कैमरा से होता है। मैंने खुद भी देखा है कि हाँ, ड्रोन कैमरा से शूटिंग हो रही होती है दूल्हा दुल्हन की और जो बाराती वगैरह होते हैं सब लोगों की। तो ये चीज़ें अब हम कॉमन चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे, आगे आप इसमें लिखेंगे सिनेमेटोग्राफर में डिजिटल पोस्ट प्रोसेसिंग और कलर ग्रेड का महत्व भी बढ़ गया है। अगर हम प्रसिद्ध भारतीय सिनेमेटोग्राफ की बात करें कि वो कौन कौन है, तो आप इसमें VK मूर्ति का नाम लिख सकते हैं, जिसमें आप लिखेंगे गुरुदत्त की फिल्म में अद्वितीय श्वेत श्याम प्रकाश व्यवस्था इन्होंने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे संतोष सिवन। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे रंग और प्रकाश के प्रयोग में मोहित, यानी ये इतने अच्छी तरीके से रंग और प्रकाश का प्रयोग करते थे कि लोग मोहित यानी भ्रमित हो जाते थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रवि के चंदन। रवि के चंदन जो है इन्होंने आधुनिक तकनीक का प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी ये जो है ये आधुनिक जो तकनीक है उसके प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए कि कौन किस चीज़ में प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे सिनेमेटोग्राफ वह व्यक्ति है जो निर्देशक की कल्पना को वास्तविक दृश्य में बदलता है। वह तकनीकी विशेषज्ञ होने के साथ साथ एक रचनात्मक कलाकार भी होता है। किस तरह से ये अभी हमने देखा, इसकी भूमिका केवल कैमरा चलाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह फिल्म के हर दृश्य के भाव, वातावरण और कलात्मक सौंदर्य को गढ़ता है। यानी देखिए इसी की वजह से जो दृश्य की भाव होता है, वातावरण होता है, वो एक तरह से मैनेज किया जाता है। सिनेमा की दृश्यात्मक भावना का सबसे बड़ा शिल्पकार वास्तव में सिनेमेटोग्राफ ही होता है, जिसके वजह से जो सिनेमा है वो और ज़्यादा उभर कर या निखर कर हमारे सामने आती है। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं कोई डाउट रह जाए किसी पॉइंट्स में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम ID चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आप इन सभी नोट्स की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपको इन सभी के नोट्स जो हैं वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी और इंस्टाग्राम ID का भी। तो आप चेकआउट करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।